So now our question number 3, व्हाट इज सिंगल स्लिट ऑब्लिक एन स्लिट। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 हैं, लेकिन इनका आंसर क्या है, लगभग सेम है। इसलिए हो सकता है आपको सिंगल स्लिट आया, हो सकता है एन स्लिट आया, बट मेरी जो गेसिंग है वो ये कहती है कि इस बार आपको एन स्लिट ग्रेटिंग जरूर आएगा। इसके बारे में भी मैंने कई आपके 3-4 वीडियोज़ हैं किस पर कि ग्रेटिंग क्या है, एन स्लिट क्या है, तो उतना डिटेल में तो फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, बट दोनों डेरिवेशन बहुत लेंदी थे, तो बच्चों ने जब अलग अलग किए थे तो उनको कन्फ्यूज़न बहुत था, तो मैं उनको अब साथ में ले रही हूँ। और बस जो थ्योरी वाला डिटेल है वो थोड़ा सा कम बता पाऊँगी किसमें, ग्रेटिंग के बारे में। तो आपको इसके लिए बताना है क्या कि इसका डिफ्रैक्शन होता क्या है, और दूसरा बताना है कि फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यानी कहना चाहिए अभी तक हम जो भी पढ़े, न्यूटन्स रिंग पढ़े या माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़े, वो हम लाइट की किस फिनोमिना के बारे में पढ़ रहे थे, इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये फिनोमिना आपकी चेंज हो गई है, और ये फिनोमिना चेंज होके इसका नया नाम है क्या, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की डेफिनीशन हम सभी जानते हैं क्या होता है डिफ्रैक्शन, कि लाइट का किस पे पड़ना, शार्प एजेस पे पड़ना, मुड़ना, और क्या हो जाना, फैल जाना। तो इसमें जनरली जैसे हम उसमें पढ़ते थे ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, तो यहाँ पर हम जनरली उस टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हैं, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और क्या होता है, मिनिमा होता है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में और भी चेंज आएगा, जो थ्योरी मैं आपको कायदे से डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर भी मुझे ज़रूरत है अभी किसके लिए, डेरिवेशंस के लिए, उतनी मैं आप लोगों को अभी ज़रूर बताऊँगी। मैं दोनों डेरिवेशन आपको कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आपका कौन सा, सिंगल स्लिट, यहाँ मैं ले रही हूँ आपका सिंगल स्लिट और उसका पूरा डेरिवेशन लूँगी, और यहाँ मैं आपका ले रही हूँ एन स्लिट। एन स्लिट जो आपको जनरली किस डिवाइस में मिलती है वो होता है ग्रेटिंग। ठीक है ना, स्लिट का मतलब सबको क्लियर है। स्लिट यानी वो कहना चाहिए पोर्शन, वो ओपन पोर्शन जहाँ से लाइट क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। आपका रूम है, आपके रूम में जो विंडो है वो भी एक प्रकार का क्या है, स्लिट है, और जो उस विंडो के कॉर्नर्स हैं वो उसके क्या करेगी, एजेस का काम करेंगे, लाइट उन कॉर्नर से मुड़ेगी और पूरे रूम में फैल जाएगी। ये है क्या आपका सिंपल डिफ्रैक्शन। अब यदि बात करूँ मैं किसकी, सिंगल स्लिट की, और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि वेव ऑप्टिक में मेरी तरफ से एक फॉर्मूला बना के सारे रट के रखेंगे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं, हमेशा डेल्टा से, देन आपका फाई, देन आर, देन आई। ठीक है, डेल्टा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड फाइनली इंटेंसिटी। वाई इंटेंसिटी, क्योंकि हमको फाइनली नज़र आती हैं फ्रिंजेस जो कि या तो डार्क होती हैं या तो क्या होती हैं, ब्राइट होती हैं। यानी जो इंटेंसिटी होती है या तो मैक्सिमम होती है या क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, सिंगल स्लिट से। आपने बाकायदा उसका कहना चाहिए डायग्राम वगैरह सब कुछ देखा हुआ है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। आपके जो सोर्स से लाइट होती थी जो कि पूरी तरह से डिस्पर्स्ड होती थी, इस लाइट को हम एक कॉन्वेक्स लेंस पे लेते थे, और ये लाइट क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी। यहाँ मान लीजिए एक कोई ओपन एरिया हम लेते हैं, और उसका मैंने नाम दिया था, सपोज क्या था, ए था और बी था। ये एक फाइनल पॉइंट है जहाँ पर लाइट को पहुँचना है। तो ये लाइट जो कॉर्नर्स इसको कौन कौन से मिलते हैं, ए मिलता है और बी मिलता है। ये ए से भी क्या होती है, कॉर्नर से मुड़ेगी, फैलकर किस पे पहुंचेगी, पी पर, और बी से भी मुड़ते हुए किस पे पहुंचती है, पी पर पहुंचती है। तो पी आप सोच सकते हैं कि ये आप कहना चाहिए आपका, यदि आप ग्रेटिंग का प्रैक्टिकल करते थे तो आप टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर पे करते थे, तो मतलब ये सोच लीजिए आपका टेलीस्कोप है और आप टेलीस्कोप में देख रहे हैं, लाइट आपकी आँख तक पहुँच रही है। ये पी यानी आप समझ लीजिए आपकी आँख है। किसके ऊपर आँख है, आपकी टेलीस्कोप के ऊपर आँख है। ठीक है, अब यदि मैं देखूं तो ए ने भी पाथ एक ट्रेवल किया है पी तक पहुंचने को, बी ने भी पाथ ट्रेवल किया है पी तक पहुंचने को, लेकिन दोनों के पाथ में डिफरेंस है। यानी आप अगर देख भी रहे होंगे नॉर्मली भी, तो एक जो रास्ता चला, बी जो रास्ता चला, वो रास्ता सेम नहीं था। वो रास्ता सेम हो सकता है यदि मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, तो यदि मैं एक इस तरीके से इसको मिलाती हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, और सपोज़ मैं इसको नाम नोटेशन वही देती हूँ जो मैंने नोट्स में दिए हैं जनरली, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, एम।
ठीक है। और ये जो एंगल हो गया डेफिनेटली ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसको हमने डिनोट किया किससे, थीटा से। तो ये जो B से M तक का डिस्टेंस है, इसके बाद यदि मैं देखूं तो AP और BP का रास्ता क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो सबसे पहले यदि लाइट अगर चलती है और किसी फाइनल पॉइंट पे मिलती है तो जो पहला फिनोमेना क्रिएट होता है वो क्या होता है, डेफिनेटली उसके पाथ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वही मैंने आपको बताया है कि मेरी तरफ से कौन सा फॉर्मूला रट के रखना है वेव ऑप्टिक्स में, डेल फाई आर आई। यानी हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, डेल से। तो आप भी स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे कि द किस किस के बीच में, द पाथ डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ए से बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालना चाहूँ तो किससे निकालूंगी, डेफिनेटली किससे निकालूंगी, फ्रॉम, चूँकि आपने परपेंडिकुलर डाला है आप बोल सकते हैं कैसा है ये, राइट एंगल क्या है आपका, ट्रायंगल है। कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसको क्या बोल सकते हैं, BAM, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से यदि मैं देखूं तो मैं बड़े आसानी से सिंपली लिख सकती हूँ, ये आपका एंगल है तो सामने वाला डेफिनेटली परपेंडिकुलर ही होगा। मैं सिंपली लिख सकती हूँ BM। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको बताना भूल रही हूँ कि ये जो AB है इसको, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, इसको मैंने नाम दिया है कितना, A। ओके, तो BM अपॉन हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू क्या आपका साइन थीटा, यानी आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, P/H कितना हो गया आपका, इतना। तो BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BM इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AB साइन थीटा। AB की वैल्यू आपको पता है, आप बोल सकते हैं कितना हो गया, A साइन थीटा, यानी आपका ये क्या निकल आया, डेल्टा, ठीक है ना। अब ये डेल्टा अगर आ गया तो अगर इनके पाथ में डिफरेंस है, यदि इनके क्या है, पाथ में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इनके फेस में, ये आपका 0 है, ये पाई है, तो ये 0 है, तो ये पाई है, इनके फेस में भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो ही जाएगा। तो हमारा अगला पार्ट क्या होगा, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन। अब फेज डिफरेंस किस किस के बीच में, अब हमारे सामने दो ही पॉइंट है, एक है A और एक है कौन सा, B। तो फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B डिनोट किससे करते हो, फाई से। फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू व्हाट इज पाथ डिफरेंस, A साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं, ऐसे यदि आप देख रहे हो तो ये ओपन स्लिट है। मैंने बोला था ना, सबसे पहले स्लिट की डेफिनेशन बताई थी कि स्लिट वो पोर्शन है, वो ओपन पोर्शन है जिसमें से लाइट क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, जैसे आपकी खिड़कियाँ, और ये आपकी खिड़कियों के क्या हैं, कॉर्नर्स हैं। लेकिन खिड़की का हर पॉइंट किसका काम करता है, ये आपका हाइगेंस का प्रिंसिपल कहता है कि खिड़की, यानी मान लो आपके रूम में ये विंडो है, ठीक है, और इस विंडो से लाइट आ रही है, और मैं हमेशा के एग्जांपल क्लास में भी बच्चों को देती हूँ कि मान लो मैं इसके ऊपर एक प्लाई लगा दूँ, ठीक है, और उस प्लाई के ऊपर फिर मैं छोटे छोटे से क्या कर दूँ, छेद कर दूँ, तो आपके हर छेद में से क्या आएगी, लाइट आएगी। तो कहने का मतलब, ये तो इसके कॉर्नर हो गए, ये हो गया खिड़की के कॉर्नर A और B, और इसके हर पॉइंट से क्या आएगी, लाइट आएगी। हाइगेंस का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई, जब ये खिड़की थी तो इससे जो लाइट निकली तो हम उसको क्या मान सकते हैं कि ये किस फॉर्म में निकलती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। ये हर पॉइंट किसका काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, और इन्हीं सोर्सेस को हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी सोर्सेस, और इनसे जो आगे बढ़ता है उसी को हम कहते हैं क्या, वेवलेट्स, ठीक है ना। ये मैंने डिटेल वीडियो में तो बताया है, लेकिन मुझे फिर ज़रूरत है बताने की इस डेरिवेशन में थोड़ा सा, इसलिए रिपीट कर रही हूँ और जल्दी में कर रही हूँ। तो ये जो है आपके, अगर आपने फेज डिफरेंस निकाला तो आपने निकाला ये कि A से लाइट चली P तक और B से लाइट चली P तक, उसके बीच में फेज डिफरेंस, जबकि एक्चुअल में फेज डिफरेंस हमें किसका निकालना चाहिए था, हमको निकालना चाहिए था कि ये अगर A था और ये B था, ये A था और B था, और इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे,
जो किसका काम कर रहे थे, सोर्स का। मैंने कहा था ना प्लाई लगाया और प्लाई में क्या कर दिए, छेद कर दिए। ये सोच लीजिए ये प्लाई लगी हुई है, ये खिड़की के कॉर्नर से, इनमें आपने छेद किया, इनमें से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए आपके, सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। प्राइमरी सोर्स आपका क्या हो गया, जो आपने सोडियम लैंप यहाँ पर ऑन किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, मैं सपोज नाम रख लेती हूँ। जो आपका कॉर्नर था वो ए था, तो कॉर्नर के बाद वाले को मैं नाम रख देती हूँ A1, इसके बाद वाले को नाम रख देती हूँ मैं A2, इसके बाद वाले को नाम रख देती हूँ मैं A3। और अगर मैं ऐसे करती चली जाऊँ तो लास्ट में आप बोलते हो कि कितने पार्ट हैं, तो लास्ट वाला कितना बनेगा, AN। ओके, कायदा ये कहता है कि लाइट यदि P तक पहुँचती है तो आप फेज डिफरेंस पहले और आखिरी का नहीं निकाल सकते हैं। हमको फेज डिफरेंस कायदे से पहले का, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का, मतलब जो पास वेव्स हैं, कम से कम जब हम उनका फाइंड आउट करेंगे तब कहीं जाके हम ये निकाल पाएंगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है। तो हमको कायदे से फेज डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना होगा, जो लाइट A से कहाँ पहुँची, P तक, फिर A के बाजू में कौन है, A1 है, तो A1 से कहाँ पहुँची, P तक, ठीक है। फिर मैं दो एडजेसेंट पॉइंट लूँगी तो फिर क्या हो जाएगा, जो लाइट A1 से पहुँची है P तक, या जो लाइट क्या पहुंची है, A2 से पहुंची है P तक। समझ में मेरी बात आई। तो ये तो आपने लिख दिया है क्या, बिटवीन, आप क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखें, आपने बोला है इसको बिटवीन A एंड B, मैं बोल रही हूँ टू एडजेसेंट पॉइंट। टू एडजेसेंट पॉइंट मीन्स आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द फेज difference between two adjacent point sources, किसके कारण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइगेन्स थ्योरी, क्योंकि हर पॉइंट किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है, A और B के बीच में भी। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, आप एग्जाम में ना लिख के आएँ। मैं टू एडजेसेंट ले रही हूँ, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं से लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस के बीच में हो गया ये, बिटवीन A एंड A1। समझाने के लिए बता रही हूँ, A1 एंड A2, A2 एंड A3, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, AN, ठीक है ना। तो उसके पहले वाला क्या आ जाएगा आपका, AN-1 एंड AN। ओके, समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से यदि मैं बोलूँ एडजेसेंट पॉइंट, आप निकाल चुके हो टोटल, तो हम क्या कर देंगे, जितने पॉइंट्स हैं हम उनसे डिवाइड कर देंगे, तो दो एडजेसेंट आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा A साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट पॉइंट का। अगला स्टेप क्या कहता है, डेल्टा निकला, फाई निकला। अब जाएंगे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पर। इसके लिए बच्चों वेक्टर डायग्राम मेथड यूज़ करते हैं, जो जनरली आपने 12th में पढ़ी हुई है। उसका अपना एक पूरा डेरिवेशन निकलता है, वो कराना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसका यहाँ पर डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट यूज़ करेंगे। और जो आपका वेक्टर डायग्राम मेथड होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से लिखे देती हूँ यहाँ पर आपको, बाय वेक्टर डायग्राम मेथड। क्या होता है वेक्टर डायग्राम मेथड से, कि जो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, मैंने नोटेशन को सिंपल बनाने के लिए इसको एक अलग तरह का दे दिया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को जनरली किससे शो करेंगे, आर फॉर रिजल्टेंट। इसको मैंने शो कर दिया किससे, थीटा से। थीटा मतलब ये जो आपका एंगल बना हुआ था, डिफ्रैक्शन एंगल, थीटा से। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आर थीटा इज इक्वल टू ए, ध्यान रखना, ए फिर एम्पलीट्यूड है, ए फिर एम्पलीट्यूड है, ए साइन एन फाई बाय 2 अपॉन साइन फाई बाय 2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये आर थीटा कौन कौन सा है, ये आर थीटा वो है जो ए से बी तक जितने पॉइंट हैं सबसे मिलके लाइट किस पे पहुंचती है, पी तक पहुंचती है। ए से बी तक जितने पॉइंट हैं सबसे लाइट मिलके पहुंचती है पी तक। ये हो गया रिजल्टेंट। और ये ए जो है, ये है ए एंड ये किस किस के बीच में है, ये किसका रिजल्टेंट है, ए और A1,
मतलब ए के बाजू में कौन था, A1, किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट से जो पहुंचती है यहाँ पर, तो हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ए वाली पहुंची, इसका एम्पलीट्यूड मैंने बोल दिया कैपिटल A1 है, यहाँ से पहुंची, इसका मैंने बोल दिया कैपिटल A2 है। तो ये ए जो है एक्चुअल में क्या है, कैपिटल A1 और कैपिटल A2। समझें बात को, ये 2 एडजेसेंट पॉइंट हैं, ये कंप्लीट ऑल द पॉइंट्स हैं। तो कायदे से देखा जाए तो आपका अब ये जो अगर डेरिवेशन है ये किस फॉर्म में हो जाएगा, A साइन n। आपके पास फाई की वैल्यू है, फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कितनी है फाई की वैल्यू आपकी, 2 पाई अपॉन लेमडा A साइन थीटा बाय n। ये वैल्यू हमने किसकी रखी, फाई की, अपॉन कितना है 2, तो साथ में क्या आ गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं, अपॉन साइन, फिर अगेन फाई की वैल्यू जो आपकी आई है 2 पाई अपॉन लेमडा A साइन थीटा बाय n, और साथ में कितना है 2। ओके, क्या हो सकता है इसमें से कुछ कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, n से n कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। तो यदि हम देखें तो पाई a साइन थीटा बाय लेमडा, पाई a साइन थीटा बाय लेमडा, दोनों एक सी टर्म्स बचती हैं। चूँकि एक सी हैं तो इनको थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए कि हम इसको मैथ्स में सॉल्व कर सकें आगे, इस पूरी जो क्वांटिटी एक सी है इसको मैं कोई एक नाम दे सकती हूँ। मान लो मैंने इसको एक नाम दे दिया क्या, p, तो यहाँ क्या बचा, साइन p बाय n। क्यों, क्योंकि हमने पाई a साइन थीटा बाय लेमडा इसको क्या नाम दे दिया है, इसको क्या नाम दे दिया है, p। तो ये है p, और यहाँ जो कि अपॉन n आ रहा है तो ये हो गया p बाय n। ठीक है ना। अब क्या है, p की वैल्यू तो खैर हमको अभी नहीं पता है, हम डेफिनेटली जो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे उसका कहना चाहिए वैल्यू भी जरूर फाइंड आउट करेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन इसको देख के हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, p तो नहीं पता परंतु n तो पता है। n तो क्या है, वो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जिनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसी भी संख्या में अगर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो रेशो होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि n बहुत ज़्यादा है तो ये वैल्यू बहुत कम हो गई। तो मैथ्स क्या कहता है कि यदि साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ थीटा की जगह हमारा क्या है, थीटा की जगह हमारा है p बाय n। तो साइन p बाय n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p बाय n में। और यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या बचेगा, साइन p अपॉन साइन p, और सॉरी साइन तो आपका चला गया, बचेगा क्या p, और बाय n है तो n कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट मिला है वो क्या मिला आपको। अब ये जो है आपका n मतलब n पॉइंट सोर्सेज हो गए, a क्या हो गया, 2 एडजेसेंट पॉइंट से एम्पलीट्यूड हो गया। तो यदि ऐसे 2 2 2 2 2 2 2 सबको मैं प्लस कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, a से b तक का बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, एक प्रकार से ये r थीटा के बराबर ही है, r थीटा के बराबर ही है इसको। लेकिन एक चूँकि ये अलग आ रहा है तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, सपोज मैंने क्या दे दिया, r नॉट दे दिया। तो ये कितना बन गया, r नॉट साइन p अपॉन p। यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ, वेयर n a इज इक्वल्स टू, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, कितना, r नॉट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो r थीटा जो है वो किसके बराबर हो चुका है, r नॉट साइन p अपॉन p। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक प्रकार से r थीटा वही है जो कितना है, r नॉट है। लेकिन तब भी एक कंडीशन है क्या, कि यदि ये वैल्यू 1 हो जाए तो ये दोनों बराबर हैं, और यदि ये वैल्यू 0 हो जाए तो आर थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो वही चीज़ यदि मैं मैथ्स में बोलूँ तो उसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा। ठीक है, तो यदि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी क्या क्या अप्लाई करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी वो कंडीशन कई जगह लगा चुके हैं। तो क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर क्या, मैक्सिमा। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो आपका r, फिर से लिख रही हूँ ताकि रिपीट हो जाए आपका, r नॉट, ये कब होगा बच्चों, ये होगा कब मैक्सिमा बनेगा। आपका मैथ्स कब क्या कहता है कि इफ़
साइन पी अपॉन पी टेंस टू 1, है ना, मैक्सिमा यही बनेगा। मैं बोल रही हूँ ना इसकी वैल्यू 1 बना दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और 1 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि p टेंस टू 0। क्यों p टेंस टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, मैक्सिमम। तो p की वैल्यू आपने क्या बोली है, आप क्या बोल सकते हो, p की वैल्यू आपने क्या बोली थी, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा टेंस टू, क्या बोल सकते हैं हम, 0। या आप इसमें से क्या बोल सकते हैं, पाई कांस्टेंट है, ए आपकी जो स्लिट की विथ है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा जो आपने लैंप लगाया हुआ है, सोर्स जो आपका सोडियम लैंप है उसका लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी तरह से ये वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, ये पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे। और ये जो पूरी क्वांटिटी है किसकी तरफ टेंस होना चाहिए, 0 की तरफ। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जाना चाहिए तो बनी बात है कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ। तो थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, इन जनरल हम बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस एन पाई। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। देख लीजिए, 0 रखोगे 0, पाई रखोगे तो 0, हर उसकी वैल्यू कितनी होती जाती है, 0। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी, 0। और ये जो आपकी कंडीशन बनी, यही कंडीशन कहलाती है किसके लिए, कंडीशन फॉर क्या हो गया, मैक्सिमा। ठीक है ना। अब आता है दूसरा, यानी कि जो क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा में ये चीज़ कैसे चेंज हो जाएगी, अभी आपको ये चीज़ मैक्सिमम बनानी थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी। कंडीशन फॉर मिनिमा में क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमें क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो ये चीज़ 0 कैसे बन सकती है, यदि मैं ऊपर की चीज़ को क्या रख दूँ, सीधा उठा कर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ टेंस की ज़रूरत मुझे नहीं है बताने की। तो यदि मैं कंडीशन फॉर किसकी बात करूँ, मैक्सिमा की जगह मैं इसको क्या कर दूँ, मिनिमा कर दूँ, है ना। और अगर मैं मिनिमा करके इसको निकालूं तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, ये स्थिति यदि मैं देखूं तो ये हो जाती है आपकी कितनी, R0, ठीक है, साइन P अपॉन P, ये किसकी वैल्यू, R थीटा की, वेयर साइन P इज इक्वल्स टू, साइन P की वैल्यू में कितनी सब्स्टिट्यूट कर दूं, 0 की। और साइन P 0 है मतलब P कितना हो गया आपका, P कितना हो गया, वही आपने जो बोला, प्लस माइनस। अब लेकिन मैं क्या बोलूँगी, एम पाई। और m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ आपने n लिया था, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 और 1 से। जहाँ 0 पर ब्राइट फ्रिंज होगी वहाँ डार्क फ्रिंज नहीं हो सकती, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली अंधेरा जब स्टार्ट होगा तो वो उससे एक आगे से स्टार्ट होगा। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये किससे स्टार्ट होगा, 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, p की वैल्यू आपने क्या ली थी, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एम पाई। या आप कह सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो तो आप इसको लेके आ जाओ, तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन फॉर मिनिमा, किसके लिए हो गई, सिंगल स्लिट के लिए। तो ये पूरा आपका डेरिवेशन हो गया किसके लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन तुरंत ही मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी क्या, एन स्लिट ग्रेटिंग, ताकि आपको अब ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अलग अलग करते हैं तो बच्चे उसको अलग से याद करते हैं, ये सिंगल स्लिट जैसे ही हुआ तो आपको सिंगल स्लिट का तो उतना लेना ही है। बस आप जब इसको किसके ऊपर एक्सटेंड करेंगे बच्चों, किसके ऊपर करेंगे, एन स्लिट पे। तो ये जो आपका डायग्राम है इसको तो मैं रहने देती हूँ, बट अब अंतर क्या आ जाएगा, अब आपके पास एन स्लिट के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है लैब में, वो डिवाइस होती है क्या, ग्रेटिंग। और ग्रेटिंग की खासियत होती है कि ग्रेटिंग एक कांच की पट्टी होती है जिसके ऊपर क्या होती हैं, ऐसे हीरे की नोक से, डायमंड पॉइंट से कितनी लाइंस बारीक बारीक खींच दी जाती हैं, 15,000 पर इंच, है ना। और ये आप लोगों ने ख्याल लैब में देखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांच के ऊपर खींची हुई हैं, मतलब बीच में क्या है, ग्लास है। ग्लास है मतलब क्या है, सोर्स है। तो जैसा यहाँ पे आपका एक सोर्स था ए बी, यहाँ पे कितने सोर्स हैं, S1 S2 S3, और मैं इनको नाम चाहूँ तो मैं दे देती हूँ। एक हो गई आपकी स्लिट ए बी, ठीक है। फिर ये अगली स्लिट है, इसको नाम भी मैं दे देती हूँ क्या, ए बी।
फिर आपकी अगली स्लिट है, इसका नाम भी मैंने दे दिया क्या, ए बी। फिर अगली स्लिट हो गई, फिर इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। समझ रहे हैं बात को? जो हमने एक के लिए पढ़ा वो अब हमें कितनों के लिए लगाना है, 15,000 के लिए लगाना है। सिर्फ इतना सा अंतर है। तो बिल्कुल तरीका फिर वही है, पहले डेल्टा निकालना है। डेल्टा आप निकाल चुके थे, आपका डेल्टा आया था कितना, बी एम, कितना आया था आपका, बी एम साइन थीटा। बी एम की वैल्यू आपने रखी थी ए साइन थीटा, जहाँ पर ए क्या होता था आपका, ए विथ होती थी, चौड़ाई होती थी। किसकी चौड़ाई होती थी, स्लिट ए की। लेकिन अब यहाँ पर कुछ केस दूसरा है, क्योंकि ये जो आपने कहा ए बी की विथ कितनी होती है, ए होती है, ये तो मैंने मान लिया ए होती है। लेकिन इस लाइन भी तो आ गई है बीच में, तो इस लाइन की जो विथ होती है वो होती है, मान लो कितनी होती है, बी। जबकि इन दोनों की चौड़ाई लगभग कैसी होती है, एक सी। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है ग्रेटिंग, जो मैंने अलग से एक वीडियो अकेला ग्रेटिंग पर दिया था। तो ये जो ए है और ये कितना है, बी है। तो यदि जैसे मैं यहाँ पे टू एडजस्टेंट पॉइंट के लिए आपको ढेर सारे पॉइंट बना के बताती थी, ये ए है, ये A1 है, ऐसे ही अब यहाँ पर जो ढेर सारे पॉइंट हो गए उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो टू एडजस्टेंट पॉइंट का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया। ये तो ए तो चौड़ाई आएगी, लेकिन साथ में क्या आ गया, बी भी आ गया। मतलब जो आप ए लिखते हो, अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगी वैल्यू आपकी, ई साइन थीटा। ओके, तो इतना सा अंतर आया, वहाँ ए था, यहाँ क्या हो गया, ई हो गया। फिर आप क्या निकालते हो, फेज डिफरेंस। फिर आपने फाई निकाला, फाई कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा इंटू ई साइन थीटा, क्योंकि अब आपका पाथ डिफरेंस कितना है, ई साइन थीटा है। लेकिन वहाँ फिर आप क्या निकालते थे, टू एडजसेंट पॉइंट के लिए तो आप करते थे डिवाइडेड बाय एन। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमने टू एडजसेंट पॉइंट का ही लिया है, तो हमको यहाँ बाय एन नहीं करना है। फिर हम क्या निकालते थे वेक्टर डायग्राम मेथड से, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो वहाँ मैंने एक नया नोटेशन शो किया था आर थीटा, फिर आपका एक और नोटेशन आ गया आर नॉट, जबकि सारे के सारे शो किसको कर रहे हैं, रिजल्टेंट को। तो यहाँ मैं फिर एक और नया नोटेशन यूज़ कर देती हूँ आर, लेकिन अब आर समझना, अब आर क्या हो गया, आर थीटा क्या था, आर थीटा ए से बी तक जितने पॉइंट से लाइट पी पे गई थी सबका प्लस क्या था, आर थीटा। लेकिन अब आर क्या है, अब ये ए बी तो एक ही हो गया, अब ऐसे ए बी ढेर सारे हैं। अब इन सारे ए बी से होते हुए, ये सारे ए बी से होते हुए जो लाइट यहाँ टेलीस्कोप पे पहुँचेगी, ये क्या है, आर। अंतर समझ में आया? ये आर थीटा था सिर्फ ए बी स्लिट के बारे में और उसके बीच के पॉइंट के बारे में, और ये आर है कितना, सब के पॉइंट। क्योंकि देखो हमको जो भी एहसास होता है वो किसका होता है, रिजल्टेंट का। अगर यहाँ पे बाई चांस 4-5 डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाएं, और अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो आपको मेरी आवाज़ का क्या है, रिजल्टेंट है। यदि वो आवाज़ें ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, मैं फुल पे पंखा चला दूं, यहाँ पे और कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दूं, तो आपको डेफिनेटली मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तब भी आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट मेरी आवाज़ का साथ में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसकी आवाज़ का। तो ये आप समझ लें कि ये जो है ये सब का मिला के क्या है, रिजल्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या होता था, ए होता था। क्यों ए होता था, क्योंकि ए स्लिट होती थी, बी स्लिट होती थी। एडजस्टेंट पॉइंट में हम बोलते थे, मान लो एक पॉइंट A1 है, एक पॉइंट A2 है, A1 से लाइट पहुंची, A2 से लाइट पहुंची, ये होता था। तो इन दोनों का मिला के मैं बोलती थी ना, ये A1 है, ये A2 है। तो ये जो लाइट यहाँ पहुंची है, A किसके बराबर है, A1 प्लस A2 के बराबर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो ए है, अब यहाँ पर A1 और A2 नहीं है, अब आपके पास क्या है, ये पूरी की पूरी स्लिट है अलग अलग। मतलब आपका जो A1 A2 होता था, अब आपका A1 ये बन जाएगा, तो A2 ये बन जाएगा। समझे? तो ये चीज़ जो है, अगर ये चीज़ अगर मैं प्लस करूँ, एक एक स्लिट की प्लस करूँ, तो एक स्लिट का तो आर आप निकाल चुके थे। कितना निकाल चुके थे, एक स्लिट का आर आपने कितना निकाला था, आर थीटा। तो यहाँ पर हमको ए ना यूज़ करते हुए, है ये भी एम्पलीट्यूड ही, लेकिन यहाँ हम कौन सा एम्पलीट्यूड यूज़ करेंगे, आर थीटा। क्लियर है? फिर फॉर्मूला तो वही है जैसा होता है। वहाँ आप लिखते थे कितना, n फाई बाय 2 अपॉन कितना लिखते थे आप, साइन
5/2, लेकिन यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों n लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे? क्योंकि इसके ऊपर कितनी लाइनें खिंची हैं वो हमको पता है। कितनी खिंची हैं? 15,000, मतलब उनका नंबर n हमारे पास है। तो हम इसको, इस n को हम यहाँ किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल N से। ठीक है, अब क्या हो गया आपका आर थीटा की वैल्यू वैसे आपके पास है, अगर आपको लिखना हो लिखें, ना लिखना हो ना लिखें, क्योंकि फिलहाल हमारा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर नहीं है। आर थीटा की वैल्यू R0 sin p अपॉन p थी। ठीक है, और ये आपने क्या लिख दिया, आपका दूसरा पोर्शन क्या हो गया? sin n5/2 अपॉन sin 5/2। ठीक है ना। अब चूंकि हमको कहाँ आना है, क्वेश्चन के फिर मेन पार्ट पे आते हैं। क्या निकालनी है? कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मीन्स क्या? मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये तो आर है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि आर का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन होता है। तो आर का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि आई यानी कि इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? आपके ए स्क्वायर के। तो यदि मैं इसको ऐसे लूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि सिंस आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए आप किससे शो करते थे? किससे शो करते थे? एम्पलीट्यूड से। हमारे पास एम्पलीट्यूड किस फॉर्म में आ चुका है, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? आर। तो डेफिनेटली हम बोलेंगे आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंपली यदि हम सॉल्व करें तो आई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि हमें इससे फिलहाल मतलब नहीं, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो आई की वैल्यू को हम कितना बोल सकते हैं? आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी के फॉर्म में हम उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। मैंने यहाँ का स्क्वायर किया, ये बना आर स्क्वायर। इसको मैंने किससे शो कर दिया? आई से। यहाँ का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर हुआ आपका क्या? R0 sin p अपॉन p, इसका स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पोर्शन sin n5/2 अपॉन sin 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ भी क्या है? ये सब स्लिट का है, सभी स्लिट का वो है। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? इसको हम क्या बोल सकती हूँ? आई नॉट स्क्वायर। सभी की इंटेंसिटी है, स्क्वायर के फॉर्म में है, आर का ही स्क्वायर है। तो हम क्या इसको एक नया नोटेशन दिया मैंने, आई नॉट। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? आई नॉट, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी लगा है। आई आपका किसके बराबर ही होता है? स्क्वायर के। और ये वैल्यू अब बचो, क्या बची? sin n5/2 अपॉन sin 5/2। अब ये बताएं कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? जैसे मैं आपको वहाँ बात करती थी, जब हम आपको sin p अपॉन p बताते थे, तो मैं बोलती थी जब मिनिमम होगा तो क्या होना चाहिए? ऊपर का 0 होना चाहिए। जब मैक्सिमम होगा तो नीचे का 0 होना चाहिए, इन्फिनिटी बन जाए। बिल्कुल सिमिलरली आपको अब ये जो इंटेंसिटी है किस, इसीलिए मैंने सबको उठा के पहले एक एक नाम दे दिया, ताकि आपके दिमाग से ये बिल्कुल हट जाए कि हमें किस किस की वैल्यू को करना है। तो यहाँ आपके सामने आप सारे नोटेशन ही लिखे हुए हैं। तो बचा कौन? बचता है ये दोनों, है ना। मैक्सिमम होगा, इसको 0 कर दो, इन्फिनिटी बन जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम होगा, इसको 0 कर दो, पूरा 0 बन जाएगा। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो अब यदि मैं अप्लाई करूं क्या? कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा, तो अब क्या बनेंगी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा? अब आप लोग खुद ही बना सकते हैं, आप लोग को दिक्कत ही नहीं है। कंडीशन फॉर क्या आपका? मैक्सिमा। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा बनाते हैं जल्दी से। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। ठीक है, फिर से लिख रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को सामने ही दिख जाए। sin 5/2 अपॉन 5/2 कब बनता है? इफ़, यदि नीचे की चीज़ 0 करनी है, टोटल को इन्फिनिटी करना है, मतलब इफ़ sin 5/2 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। बार बार क्लियर कर चुकी हूँ, फिर से नहीं बता रही हूँ। वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फाई की वैल्यू आपके पास है, क्या थी आपकी फाई की वैल्यू?
आपने किसको माना था फाई, जो निकाला था ग्रेटिंग के लिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा। यही कंडीशन आप निकालते हैं, प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला आपने कई जगह यूज़ किया है। ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, एन लेमडा। ये किसके लिए कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए। और फिर आपको अंधेरा नज़र आता था तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज, है ना। कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा कि ये अभी 0 किया था, अब हम 0 इसको कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इफ़ साइन एन फाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, या आप क्या बोल सकते हो, एन फाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे हम, इसको क्या लेंगे, वहाँ n लिया था तो इधर हम क्या लेंगे, एम पाई। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू फिर वही शुरू होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, और फिर वही चीज़, जहाँ दे रहा है वहाँ उजाला नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू n को जो कहते हो रहने दो, बाय 2 को जो कहते हो रहने दो, और पाई की वैल्यू को रख लीजिए, कितना होता है 2 पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, लेमडा इधर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा बाय एन। ये हो गई आपकी कंडीशन फॉर मिनिमा। ओके, तो ये बड़े फास्ट तरीके से मैंने दोनों डेरिवेशन एक साथ कंपेयर करते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्या कि आपका डेल फाई आर आई करके सिंगल स्लिट तक करना ही पड़ेगा। अगर एन स्लिट आएगा, एन स्लिट को बस आपको ए साइन थीटा का ई साइन थीटा करना है, फिर उसके बाद आप उसको आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेव ऑप्टिक्स के हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, वो है रिजॉल्विंग पावर। तो मैं आपको कायदे से, बहुत इंपॉर्टेंट के अंतर्गत तो वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन भी आपको दे ही दूंगी। यदि आपको ईजी लगे तो आप उसको कर लीजिए। वैसे उसका शॉर्ट टाइप में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली रैले का रिजॉल्विंग पावर, रैले का जो क्राइटेरिया है रिजॉल्विंग पावर के लिए, वो पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी आप लोगों को जरूर सेंड कर दूं ताकि आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन इधर आके हमारे आरजीपीवी के 3 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, न्यूटन्स रिंग, एमआई, एन स्लिट और सिंगल स्लिट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ बच्चों।